हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ईएमटी की स्ट्रेटजी। और जो ये स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करूँगा उसमें बताऊँगा कि क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिसेंट ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। साथ साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि पीछे क्या क्या हॉट टॉपिक्स रहे हैं और आपकी क्या प्लानिंग हो जिससे आप इस बुक को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ नेट के एग्ज़ाम में। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि ईएमटी और क्वांटम मैकेनिक्स दो बुक ऐसी हैं जो सिलेक्शन की होती हैं नेट के एग्ज़ाम में। जहाँ तक नेट के एग्ज़ाम की बात है तो अगर आप नेट के एग्ज़ाम में अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं, जेआरएफ के साथ चाहते हैं, तो उसमें आपकी ये तीन बुक जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहती हैं वो मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और ईएमटी हैं। तो ये सिलेक्शन को ईजी बनाती है अगर आपकी ये बुक अच्छे से प्रिपेयर है। तो अगर स्टूडेंट्स पहले से ही प्रिपेयर कर चुके हैं तो मैं कुछ थोड़ा बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ों पर आप फोकस करें। फोकस में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट। तो फंडामेंटल्स को मजबूत रखें। फंडामेंटल कंसेप्ट में मैं बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीक़ा से एवोल्यूट करते हैं। जैसे पीछे क्वेश्चन मैंने देखा है, एक सेमी सर्कुलर रिंग में क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा है, तो सेमी सर्कुलर रिंग में सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। कई बार क्वेश्चन इस पर देखा गया है। उसके अलावा इस तरीका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर थीटा है, सेमी सर्कुलर रिंग में सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। या लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एवोल्यूशन के सब तरीके देख लें जितना भी है। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पे काम करें। लगातार पीछे क्वेश्चंस देखे गए थे गॉस लॉ पे। पीछे कुछ दिन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन आप इस टॉपिक को इग्नोर ना करके जाएं, क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा ऐसा मेरा विश्वास है। तो गॉस लॉ को अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके एप्लीकेशन पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर करें। पोटेंशियल को एवोल्यूट करने के जो मेथड्स हैं उन्हें अच्छे से कर लें। पोटेंशियल के जो क्वेश्चंस हैं चाहे वो पॉइजन इक्वेशन के हैं, लाप्लास इक्वेशन के हैं, उन पर ज़रूर प्रॉब्लम निकाल लें। वहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार रिपीट होता है। तो वो टॉपिक्स ऐसे हैं। उसके अलावा रो कैलकुलेट करने का, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर आपको भी पता है, इस तरीका के क्वेश्चन भी कर लें। और जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं खासतौर से 12th स्टैंडर्ड का 1 से 2 क्वेश्चंस वहाँ से पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चंस मैंने देखा कई बार पूछा गया कि वो क्या करता है, एक जो क्वाड्रा पोल है उसके बीच में सेंटर पे एक चार्ज रखता है और उसको मूव करा के पूछता है कि उसमें बताइए कि फ्रीक्वेंसी किस तरीक़ा से आर पे निर्भर करेगी डिस्टेंस पे। तो इस तरीक़ा के क्वेश्चन भी देखे गए हैं। तो इन फंडामेंटल्स को रिपीट कर लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिर रिपीट हो सकता है। मैं साथ साथ जो हॉट टॉपिक्स रहे हैं उनमें कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। बाउंड्री कंडीशंस सबसे ज़्यादा बार अगर क्वेश्चंस आप देखेंगे 10 ईयर्स में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हॉट टॉपिक रहा है वो है हमारी बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशंस को कर लें। डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स में पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, बाउंड्री कंडीशन 2 होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए बाउंड्री कंडीशन पूछी गई थी। तो बाउंड्री कंडीशंस करें, बाउंड्री कंडीशंस का डेरिवेशन समझें और बाउंड्री कंडीशंस के एप्लीकेशन पोर्शन पे करें। तो आप अगर रिसेंट ट्रेंड में भी देखें पीछे के 2 पेपर उठा के तो आपको पता चला 2 बार क्वेश्चंस बाउंड्री कंडीशंस पे पूछा गया है पीछे के 2 पेपरों में। एक बाउंड्री कंडीशंस पे क्वेश्चन था, मैग्नीट्यूड पूछा था सरफेस चार्ज डेंसिटी का, ये 10 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल था और यहाँ पर 0 पोटेंशियल था। यहाँ बीच में डाइलेक्ट्रिक्स भरे गए थे, K बराबर 2 और K बराबर 4 इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थे। इनकी जो ये विथ थी वो 1 सेंटीमीटर है और इसमें पूछा गया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। ये बाउंड्री कंडीशंस की प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें अच्छे से सॉल्व कर लें। बाउंड्री कंडीशंस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ तो आपको क्वेश्चंस बाउंड्री कंडीशन से मिलता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप पीछे के 10 ईयर्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा है तो बाउंड्री कंडीशंस रहा है। 2 टॉपिक्स जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा हॉट में लेके देना चाहूँगा, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चंस मैं बताना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है पॉइंटिंग वेक्टर से और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाउंड्री कंडीशन से। तो 2 टॉपिक तो बिल्कुल ऐसे हैं कि ये रिसेंट ट्रेंड में भी हैं और लगातार जो क्वेश्चंस हैं इन पे पूछे जाते रहते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि जो हॉट टॉपिक्स में भी हैं और रिसेंट ट्रेंड में भी हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर में क्या कह रहा है, जैसे मैं पीछे के पेपर एनालिसिस में देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E बराबर I√2 साइन ब्रैकेट में kz माइनस ओमेगा t वोल्ट पर मीटर और पूछा है एवरेज फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करें। तो इसमें बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर वो एवोल्यूट करना चाहता है तो ई से आप बी कैलकुलेट करना सीखें। फैराडे लॉ के एप्लीकेशन से कर्ल ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी को अप्लाई करना सीखें और पहले इसका कर्ल लें ई का और उसे माइनस डेल बी अपॉन डेल टी के इक्वल कर दें, वहाँ से बी कैलकुलेट करें।
बी को कैलकुलेट करने के बाद में एस जो पॉइंटिंग वेक्टर है अगर फ्री स्पेस में है तो उसमें ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नोट कर दें, और माध्यम में है तो ई क्रॉस बी अपॉन म्यू करें। तो इस तरीका से पॉइंटिंग वेक्टर को एवोल्यूट करना सीख लें। एक क्वेश्चन जो रेगुलर मैं देख रहा हूँ वो इसी तरीका का पूछा जा रहा है। ई देता है, कई बार ई के बाद बी पूछ लेता है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें, बी से ई पूछ लेता है, या एस पूछ लेता है पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू। तो ये तीनों चीज़ें करके जाएं। ये भी क्वेश्चन देखे गए कि प्लेन से पासिंग जो पावर है वो भी पूछी जा रही है, तो उस तरीका के क्वेश्चन भी करके चलें। इस पर भी क्वेश्चंस मैं पीछे देख रहा हूँ रिसेंट हॉट टॉपिक में बने हुए हैं। तो ये टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हैं। इसमें जो पीछे रिसेंट ट्रेंड में क्वेश्चन रहा है वो है वाई जेड प्लेन में x बराबर 0 पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ये प्लेन दे रखा है, और x बराबर 0 पे चार्ज डेंसिटी दे रखी है, पॉइंट दे रखे हैं ए डेल्टा 0 0 और बी पॉइंट दे रखा माइनस डेल्टा 0 0। एक यूनिक चार्ज है, इस पॉइंट ए से बी तक ले जाना है, वर्क डन पूछा गया है, पीछे ही क्वेश्चन था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीख लें। वर्क डन को वर्क डन इजकल टू क्यू और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल करना सीखें। तो वहाँ से ये क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि इस तरीका के क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होंगे। तो रिसेंट ट्रेंड में है, पोटेंशियल कैलकुलेट करें इस पॉइंट पे और पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दें चार्ज के इक्वल, और यूनिक चार्ज है तो यूनिक वैल्यू ले लें उसकी। तो इसका आंसर जो होगा उस तरीका से सॉल्व कर लें। वैसे भी याद रखें कि जो पोटेंशियल होता है बाउंड्री पे वो हमारा जो कंटिन्यूस रहता है, तो ये हिंट भी है, इसी से आंसर सॉल्व हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अगर आप समझ पाए हैं कि पोटेंशियल कंटिन्यूस रहता है तो उसी से आंसर इसका मार्क भी कर देना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बताना चाहूँगा। जो EMT को अगर मैं कहूँ कि कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक पोर्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जहाँ E केवल फंक्शन पोजीशन का होता है, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। मैग्नेटोस्टैटिक पे क्वेश्चंस जो है कई बार आ भी जाता है और कई बार नहीं भी आता है, लेकिन E पे तो जरूरी आता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आता है, चाहे वो E पूछे, चाहे V पूछे, चाहे फ्रीक्वेंसी पूछे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहाँ से देखा जाएगा, चाहे लाप्लास इक्वेशन का एप्लीकेशन, चाहे पॉइजन का। तो एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से निश्चित तौर से मिलता है, कई बार 2 तक भी मिल जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चंस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बड़े लिमिटेड ही एक्सप्रेशंस हैं, तो कई बार वहाँ से क्वेश्चन आता भी है, कई बार नहीं भी आता। लेकिन फिर क्वेश्चंस जो मिलता है हमें फैराडे लॉ मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आता है, या हमारा पॉइंटिंग वेक्टर पूछता है, तो वो भी हमारा EMT का ही पोर्शन है, पॉइंटिंग वेक्टर, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ से फिर हमारा एक क्वेश्चन उधर पोर्शन से आता है। और एक क्वेश्चन जो मैं लगातार देख रहा हूँ हॉट टॉपिक्स में, वो हमारा एक टॉपिक रहता है वेव गाइड का। तो वेव गाइड पे मैं पीछे देख रहा हूँ क्वेश्चन आया है, स्क्वायर वेव गाइड पे क्वेश्चन था, यहाँ TE11 मोड में पूछा था ग्रुप वेलोसिटी, पीछे ही क्वेश्चन था। और वेव गाइड में जो हमारे वेव गाइड के जनरल एक्सप्रेशन है उन्हें करके जाएं, उनके एप्लीकेशंस करके जाएं, तो वेव गाइड टॉपिक्स बना रहता है। एक हमारा क्वेश्चन रेडिएशन से बहुत बार पूछा जाता है, तो वेव गाइड और रेडिएशन हमारे लगातार और हॉट टॉपिक में भी रहते हैं और ये रिसेंट ट्रेंड में भी हैं। तो आप अगर वेव गाइड और रेडिएशन को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से जब भी क्वेश्चन आता है, कई बार दोनों टॉपिकों से ही क्वेश्चन आ जाता है, और एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर से ही इन पे पोर्शन से आता है। रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कुछ लिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं, खासतौर से जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं टाइम डायलेशंस की हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की, और उस तरीका की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक बहुत ही रिसेंट ट्रेंड में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो कई बार मैं देख रहा हूँ रिसेंट ट्रेंड में इस फॉर्मूले पे पूछता है E² माइनस C² B² इन्वेरिएंट रहता है और E.B इन्वेरिएंट रहता है। E और B बताता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, दूसरे में जैसे C की वैल्यू 1 दे देता है, EX गैस BY गैस पूछा गया था, E गैस की वैल्यू और B गैस की वैल्यू थी, और यहाँ से जो वैल्यू है वो एवेल्यूट करा लेता है कई बार। तो यहाँ पे E² माइनस C² B² इन्वेरिएंट की प्रॉपर्टी यूज करें और E.B इन्वेरिएंट की प्रॉपर्टी, इनके एप्लीकेशन पोर्शन पर काम करके जाएं। इस पर भी क्वेश्चन रेगुलर देखा जा रहा है इस पोर्शन के ऊपर। रिलेटिविटी की है, क्योंकि वहाँ से मैंने कई बार देखा 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं 5 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स तक रिलेटिविटी कई बार देती है। और रिलेटिविटी का सबसे मेन फायदा ये मिलता है कि रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स को जब आप प्रिपेयर करते हैं तो जो बेसिक मैकेनिक्स की रिलेटिविटी है उसका भी एप्लीकेशंस हो जाता है। जैसे मैंने देखा है कि कई बार सिंपल क्वेश्चंस भी देखे गए हैं, B बराबर कर ले पे क्वेश्चन आ जाता है, A दे देता है और B पूछ लेता है सिंपली, और E बराबर माइनस ग्रेडेड फाई माइनस डेली अपॉन डेल्टी पे भी क्वेश्चन देखा गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार फाई में चेंज बताता है, फिर पूछता है करस्पॉन्डिंग ए में क्या बदलाव होगा। तो ये हमारे इन दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चंस करके चले, यहाँ से क्वेश्चंस देखे गए हैं, खासतौर से इस फॉर्मूले पे बहुत बार क्वेश्चंस आया गया है, तो इसको करके जाएं और इसके एप्लीकेशंस पोर्शंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि रिपीटेशंस हो रहा है यहाँ से क्वेश्चंस का लगातार। और
जो हमारा रिलेटिविस्टिक में जो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट पैरामीटर्स हैं उनके एप्लीकेशंस पर काफ़ी काम करें, वहाँ से क्वेश्चन देखा जा रहा है लगातार। मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिसेंट ट्रेंड में हैं। ये क्वेश्चन जैसे पिछली बार ही पूछा गया था, इसमें क्या था कि एक हमारी जो सर्कुलर ये जो सर्कुलर टर्न्स हैं कॉइल के, और यहाँ से जो स्क्वायर एक लूप है इसमें करंट एसी फ्लो करती है, और जो करंट फ्लो करती है उसकी करंट की शेप ये बता रखी है इस टाइप की। मीन्स कंप्लीटली से एसी नहीं कह सकते, क्योंकि एसी जो हमारी इस तरीका से जाती है, इस तरीका की करंट फ्लो करती है। और पूछ रहा है कि जो इसके करस्पॉन्डिंग करंट का मैग्नीट्यूड पास होगा, इंड्यूस करंट जो इस लूप में होगी उसकी वो वैल्यू पूछी थी, लूप पूछा था। मीन्स IT का जो कर्व है वो किस टाइप का आएगा। तो क्या करें कि जो हमारा ये जो यहाँ पे B इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लें। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड की तरह बिहेव कर रही है तो B की वैल्यू सिंपली μ0 Ni होगी, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर V डॉट A, और एरिया हो जाएगा इसका जहाँ से पास हो रहा है, अगर इसकी रेडियस R है तो B डॉट A हम अप्लाई करें, और फिर E बराबर -d∅/dt लगा दें फेराजे लॉ। तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि E जो होगा वो -dB/dt के प्रोपोर्शनल होगा, और B क्योंकि I का फंक्शन है तो E जो है वो di/dt के प्रोपोर्शनल होगा और नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो E प्रोपोर्शनल टू -di/dt कर लें, और I का जो कर्व है जहाँ पे I कांस्टेंट हुआ है वहाँ पे di/dt 0 हो जाएगा। I में जहाँ पे वेरिएशन ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव साइन के कारण वहाँ पे जो वेरिएशन है वो नेगेटिव साइन के साथ में आएगा। उससे आपको आंसर सर्च करने में आसानी होगी। तो आपको पेन भी नहीं लगाना है, केवल थोड़ा सा अप्लाइड दिमाग इसमें चलाना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में E बराबर I√2 साइन में मैं अभी बता ही रहा था, E के बाद में B कैलकुलेट कर लें और पॉइंटिंग वेक्टर इसमें हम इवैल्यूएट कर लें। तो इजी क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें फोर्थ क्वेश्चन, ये मैंने पीछे के जो रिसेंटली 2 पेपर हैं उनको कवर करते हुए चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। पूछा था कि Q है ओरिजिन पे, और इनिशियल वेलोसिटी जो है ओरिजिन के ऊपर चार्ज की 0 है, और E एक्ट कर रहा है Z एक्सिस के, और B अप्लाई हो रहा है X एक्सिस के। लार्ज टाइम पर पूछा है मोशन बताएं पार्टिकल की कैसे होगी, तो फोर्स लगा दें। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला F बराबर Q और E प्लस V क्रॉस B, ये एक्सप्रेशन यूज करें। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, B की डायरेक्शन है, वो अप्लाई करें, और जो पाथ है उसको पेस आउट कर लें। उससे आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम इसे मैं कहूँगा, ग्रिफिथ से प्रॉब्लम पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 में IT दे रखा है, I0 cos ωt, सर्कुलर वायल है XY प्लेन में, और E और B पूछा है, रेडिएशन का है। तो जैसे ही आप रेडिएशन के कंसेप्टों को समझेंगे, रेडिएशन के फॉर्मूले समझेंगे, तो E और B इजीली इसमें सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। तो रेडिएशन से क्वेश्चन है। अगर हम इसी पेपर का एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारा बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, जो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो फेराजे लॉ पे बेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ अप्रोच है। तीसरा क्वेश्चन प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ही आया है, क्योंकि ई दे रखा है, पॉइंटिंग वेक्टर पूछा गया है। इसके अंदर ये भी हमारा बेसिक से क्वेश्चन है, केवल लॉरेंज फोर्स कंसेप्ट को अप्लाई करना है उसके एप्लीकेशन से। ये रेडिएशन से क्वेश्चन है, और ये हमारा जो क्वेश्चन अगला वाला है TE11 मोड ग्रुप वेलोसिटी पूछी थी, ये क्वेश्चन जो है वेवगाइड से पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है कि जो पेपर्स है उनमें टॉपिक्स क्या हैं। तो टॉपिक्स में हमें साफ पता चल रहा है कि कुछ गिने चुने सिलेक्टेड टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बेसिक में जो हमारी EMT है वहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। क्वेश्चंस का पैटर्न बदलता रहता है, तो आपके पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट हैं उनको अप्लाई करना सीख लें। लेकिन लास्ट मिनट पर रिवीजन की है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करें, पीछे के पेपर्स को सॉल्व करें, और जो पीछे के क्वेश्चन हैं उनके पैटर्न को समझने का प्रयास करें, और ये भी सोचें वहीं पे जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि अब फर्दर क्या पूछा जा सकता है, तो उससे आपको सहूलियत रहेगी। मैं कुछ बड़े सिंपल क्वेश्चंस भी मैं कई बार देख रहा हूँ पेपर में पूछे जा रहे हैं। जैसे 9th क्वेश्चंस में मैं देख रहा हूँ पीछे पूछा गया था कि AC सिग्नल इस तरीका से दे रखा था, T बराबर 0 पे 3 वोल्ट से शुरू होता है, और इस तरीका का हमें सिग्नल मिलता है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है इसमें जो अंतर आता है ये 5 वोल्ट का आता है। तो यहाँ पे जो V0 की वैल्यू है, पीक वैल्यू जो है वो 5 वोल्ट है। P बराबर VI फॉर्मूला अप्लाई करें, और उसके बाद में P को लिख दें, I की जगह पे V/R लिखें तो P जो होगा वो V² R हो जाएगा। और V² का जब AC में एवरेज लेते हैं
तो वो वी नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा हमारा। तो P का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर बाई 2R सिंपली बनेगा, और वी नॉट की वैल्यू को 5 रख दें, R की वैल्यू 1 रखें और सॉल्व कर दें। तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें केवल इतना ही सोचना है कि इसके अंदर जो पीक वैल्यू है वोल्टेज की वो कितनी पहुंच रही है। और पावर का फॉर्मूला हमें याद रखना है कि P जो होता है वो VI होता है, और I की जगह पर हम ले सकते हैं V/R, तो पावर जो V स्क्वायर बाई R, और V स्क्वायर की वैल्यू एवरेज वैल्यू लेंगे साइनसॉइडल सिग्नल की, तो साइन स्क्वायर जो होगा उसका एवरेज पूरी साइकिल के अंदर वो हाफ होगा। तो पावर की जो वैल्यू है वो वी नॉट स्क्वायर बाई 2R हो जाएगी। वी नॉट की वैल्यू 5 रख दें, R की वैल्यू रख दें, तो इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं अभी डिस्कस ही कर रहा था। मैं कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इसमें बताना चाहूँगा कि जो EMT है वो थोड़ी लेंदी बुक है और समय लेती है काफ़ी प्रिपेयर होने में, और काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट इस बुक में हैं। तो वो स्टूडेंट इसमें ज़्यादा मेहनत लगाएं जिन लोगों ने पहले से EMT को काफ़ी पढ़ा है, क्योंकि जो EMT की प्रॉब्लम्स हैं वो केवल वही स्टूडेंट ज़्यादा जनरली सॉल्व कर पाते हैं जिनका EMT का कंसेप्ट बहुत साउंड होता है। तो मेरा एडवाइज ये है उन स्टूडेंटों को जिन्होंने इस बुक को बहुत मेहनत से तैयार किया है कि इन टॉपिकों पर खास तौर से जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था इन पर विशेष तौर से फोकस करें, बाकी की चीज़ों को रिवाइज करके चलें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन का रास्ता है वो 2 तरीका से गुजरता है। एक वो स्टूडेंट हैं जो पूरे सिलेबस को पढ़ते हैं और सिंपल क्वेश्चनों को सॉल्व कर देते हैं हर जगह से और इजीली सेलेक्ट हो जाते हैं। एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेलेक्टेड तैयारी करते हैं, लेकिन वो सेलेक्टेड में बहुत ज़्यादा मेहनत करके आते हैं उन पर्टिकुलर पोर्शंस पे। तो दोनों के लिए स्ट्रेटजी अलग अलग रहती है, लेकिन मैं उस स्ट्रेटजी के साथ जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि आप सब चीज़ों को पढ़ के चाहें और जहाँ जहाँ से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सॉल्व कर लें, तो आपके लिए सिलेक्शन की राहें बहुत ईजी हो जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा था, और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो तैयारी है उसे अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपेयर करें। आप वक्त की रिक्वायरमेंट को समझें कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन टॉपिकों पर खास तौर से ज़्यादा मेहनत करें, 50 से 60% समय उन टॉपिकों पर फोकस करें जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और उन लिस्ट जो टॉपिक्स हैं उन पर थोड़ा कम फोकस करें, लेकिन वहाँ से फॉर्मूला भी आप पढ़ के जाएँ। तो कई बार क्या होता है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाता है जिसे आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाए लेकिन आपको फॉर्मूला याद है, तो कई बार फॉर्मूले से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो जो है आपको इनरिच करेगी और एक डायरेक्शन भी देगी पेपर के समय पे कि हमें किन किन टॉपिकों को ज़्यादा फोकस पे रखना है। फॉर्मूला की है रिवीजन की, आप फॉर्मूलों की लगातार रिवीजन करते रहें। मैं पहले भी वीडियो में बताता रहा हूँ कि आपकी आधी तैयारी इस चीज़ पर निर्भर करती है कि आपने फॉर्मूलों को कितना अच्छे से तैयार किया है। तो फॉर्मूलों को रिवाइज करके जाएँ सब चीज़ों का, और जो भी फॉर्मूला रिवाइज करें उसमें हर चीज़ का मीनिंग समझें। सपोज किया कोई फॉर्मूला है तो उसमें ऐसा ना हो कि आपने फॉर्मूला याद किया है लेकिन आपको उस टर्मों का मतलब ही नहीं पता है कि इस टर्म का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी पेपर के अंदर। कुछ पीछे के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं उनके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के आंसर रख लें। मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ सिलेक्शन के लिए कि आपके लिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हो सकते हैं। पीछे के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं उनके आंसर रख लें। कई बार वो क्वेश्चंस एज सच आ जाते हैं, तो आपको क्या होता है कि अगर आपको उस समय पर बिल्कुल सिंपल वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो आपको लाभ मिलता है। 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कई बार वो पीछे भी कई बार पूछे गए होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं उनको फायदा हो जाता है। वो 2-3 क्वेश्चन जो बगैर सॉल्व किए ही पेन लगाए ही आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर ये है। तो ये कुछ टिप्स थे मेरी तरफ से आपके लिए EMT में, और बाकी प्रिपरेशन में मैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स लेकर आऊँगा। आप बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे मैं कुछ और वीडियो पे भी आपके लिए स्ट्रेटजी बताऊँगा कि किन किन चीज़ों को टॉपिकों को फोकस करें, और आप अपनी राय बताते रहें और बताते रहें आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।